हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये विजन एस मैगजीन की IR वाली क्लासेस है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़े से टॉपिक जो बचे हुए हैं मैं उसको आज डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें पहला है भारत सऊदी अरबिया रिलेशंस। अब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी SPC की पहली शिखर सम्मेलन की बैठक की सह अध्यक्षता की है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली अध्यक्षता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बैठक की जो बातें हुई हैं वो कौन कौन सी निकल के आती हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC का मतलब यही होता है। तो इस बैठक की जो प्रमुख बातें हैं उस पर एक नज़र ये डालते हैं कि बैठक में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं। तो दोनों देशों ने $50 बिलियन की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना को तेजी लाने का पूरा किया है। इसमें क्या है, महाराष्ट्र तट पर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल होगा और इसकी क्षमता 60 मिलियन वार्षिक होगी। यह भारत सऊदी अरब और आबू धाबी के बीच में क्या होगा, एक सहयोगात्मक प्रयास होगा। इस बैठक में पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड, फाइबर नेटवर्क सहित अलग अलग अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग के विषय पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्या किया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि करने, समुद्री जल अवलवीकरण आदि क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC का मतलब ये किसके बारे में क्या है, इसको जानते हैं कि इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। ये ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश है जिसके साथ रियाद ने इस तरह की साझेदारी की। रियाद मतलब सऊदी अरब की कैपिटल है वो। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना करना। इसके दो प्रमुख स्तंभ हैं, कौन कौन से उसको देख लेते हैं। दो प्रमुख स्तंभ ये हैं कि राजनीतिक और सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था और निवेश समिति। ये दो स्तंभ इसमें है, ठीक है। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। मैपिंग में यही है, इसको मैंने कराया हुआ है मिडिल ईस्ट वाले मैपिंग में। इसको मैंने अरब पेनिनसुला को भी कराया है। ये अरब पेनिनसुला है, तीनों से जल से घिरा हुआ है। तो इस पर मैंने कराया, उसको आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। भारत के लिए सऊदी अरब का क्या महत्व है, भारत के लिए सऊदी अरब का बहुत सारा महत्व है। अब इसको यही मेंस में सवाल बन सकता है। तो पूरा ये कंटेंट इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के लिए सऊदी अरब के क्या महत्व है। तो आर्थिक साझेदारी अब आता है कि भारत के 2023 में भारत में कुल व्यापार में सऊदी अरब के साथ व्यापार जो का हिस्सा है वो कितना है, 4.53 यानी कि वो लगभग 5% के आसपास जो है कुल व्यापार में लगभग जो है सऊदी अरब का हिस्सा है। अब जैसे जो महत्व होता है ना, महत्व को आप ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है, मेंस का आंसर राइटिंग में। हाँ, अब यहाँ लिखिए आर्थिक, यहाँ लिखिए ऊर्जा, ठीक, यहाँ लिखिए भूसामरिक, यहाँ लिखिए सुरक्षा, हाँ, सांस्कृतिक, व्यापार, और इसके नीचे पॉइंट बनाकर ऐसे आप आंसर के प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना छोटा सा मतलब ये इसमें ही सारी चीज़ें ये निपट जाएंगी। मेंस में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स को, यही फ्लो चार्ट हो जाता है। अब ऊर्जा सुरक्षा के बारे में देखते हैं। तो सऊदी अरब क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख भागीदार है। वर्ष 2023 में भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन की आपूर्ति का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। इंपॉर्टेंट ये है, सऊदी अरब तीसरा बड़ा स्रोत था प्री के लिए। भूसामरिक रूप में देखें, जियो स्ट्रैटेजी के रूप में, तो क्या है कि भारत में पश्चिम एशिया में जो सऊदी अरब की जो अवस्थिति है, इस क्षेत्र में क्या है, भारत की विदेश नीति के प्राथमिकताओं के आधार पर इसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाती है। भारत में लुक वेस्ट नीति का विस्तार करना प्रस्तावित भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे का सहयोग करना शामिल है, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया है। संरक्षा और सुरक्षा के मामले में भी ये क्या करता है कि आतंकवाद, इसके वित्त पोषण का, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मादक पदार्थ, नशीली दवाओं की तस्करी जैसे क्षेत्रों जैसे चीज़ों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग क्या है वो महत्वपूर्ण है। बहुपक्षीय संगठनों में साझा रुचि। अब सऊदी अरब क्या भारत द्वारा प्रस्तुत UNSC में व्यापक सुधार किए जाने की मांग का समर्थन करता रहा है। व्यापार समझौता, अब सऊदी अरब जो है रुकी हुई भारत GCC मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय प्रवासी, मतलब सऊदी अरब में 2.4 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं और बहुत अधिक मात्रा में रेमिटेंसेस भेजते हैं भारत में। सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। भारत सऊदी अरब में मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं, जो वार्षिक हज और उम्रा जैसी तीर्थ यात्री जो होते हैं मुस्लिम भाई, उनके यहाँ जाते हैं और वो तीर्थ यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें सऊदी अरब से हमारी जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो सऊदी अरब के संबंधों का अगर एक नज़र में अवलोकन करें तो राजनयिक संबंध, द्विपक्षीय संबंध और क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। राजनयिक संबंध में है कि दोनों देशों ने मध्य राजनयिक संबंध कितने कब स्थापित हुए, 1947 में स्थापित हुए।
2010 में इन्होंने रणनीतिक साझेदारी स्तर पे इसको ले जाया, अपने संबंधों को ले जाया गया। द्विपक्षीय व्यापार में क्या है, भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा व्यापारिक सबसे बड़ा भागीदार है। नौसेना अभ्यास क्या होता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है, अल मोहद अल हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूपीपीसीएस वाले तो स्टार मार्क के लिए इंपॉर्टेंट पे एकदम इंपॉर्टेंट। अल मोहद अल हिंदी क्या है, संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ध्यान दीजिएगा, वायुसेना और थल सेना नहीं, नौसेना अभ्यास, अल मोहद अल हिंदी। अब क्या है, भारत और सऊदी अरब के संबंधों में बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो चीज़ देखते हैं। तो मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्ष, अब क्या है, अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे इजराइल और जो गाजा पट्टी और मतलब वही फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, अब उसके बीच में क्या है प्रॉब्लम, उसके बीच प्रॉब्लम यह है कि मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्ष है। अब मध्य पूर्व की जो जटिल और बहुआयामी राजनीति है, कई तरह की चुनौतियां प्रस्तुत करती है भारत के सामने, जो कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत सऊदी अरब के संबंधों में। प्रवासी संबंधी मुद्दे भी भारत के लिए क्या है कि भारतीय श्रमिकों का शोषण, सऊदी अरब के अपने नागरिकों को अधिक रोजगार प्रदान करने की नीति, प्रवासियों पर अत्यधिक टैक्स लगाने जैसे श्रम जो मुद्दे हैं, श्रम और मानव संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर क्या करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं। पाकिस्तान का प्रभाव भी ऐतिहासिक रूप से क्या है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ये क्या कर सकता है, भारत और सऊदी अरब के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने में बाधा पैदा कर सकता है। ऊर्जा निर्भरता, अब क्या है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के लिए सऊदी अरब पर अधिक निर्भर है। तो इसलिए क्या है कि जो ओपेक देश होते हैं, पश्चिमी देशों की तुलना में तेल बेचते समय जो एशियाई देश होते हैं, एशियाई प्रीमियर के नाम से क्या करते हैं, प्रीमियम के नाम से अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं। ये बड़ा चुनौती है, जो एशियाई प्रीमियम के नाम से एडिशनल जो है टैक्स लेवी के रूप में कुछ कलेक्ट करते हैं, ड्यूटी कुछ लगाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। व्यापार घाटा भी है। अब 2020 वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब के साथ भारत का जो व्यापार घाटा अब तक उच्चतम स्तर पे है। तो बहुत सारी ये चुनौतियां हैं। तो आगे की राह में ऐसे में करना क्या चाहिए, तो संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। संतुलित दृष्टिकोण करके एक दूसरों को प्रतिद्वंदियों के साथ समझ बनाते समय संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य से परे द्विपक्षीय जुड़ाव होना चाहिए। जिससे रणनीतिक साझेदारी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना चाहिए। श्रमिक कल्याण की पर बात होनी चाहिए। सऊदी अरब की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि भारत बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करे, आतंकवाद से निपटने में सहायक करे, चरमपंथियों से निपटने, क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, खुफिया जानकारी साझा करने में भारत का मजबूत रूप से सहयोग करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आगे के राह में आप लिख सकते हैं या कुछ उपाय बता सकते हैं। अब आते हैं न्यूज एंड शॉर्ट्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज एंड शॉर्ट्स। न्यूज एंड शॉर्ट्स में से प्री के सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ से ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट OILM, ठीक भारत का है OILM सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। OILM सर्टिफिकेट प्रणाली क्या है, थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे मापक उपकरणों के लिए OILM प्रमाण पत्र जारी करने, पंजीकृत करने, उसका उपयोग करने और संबंधित परीक्षण या रिपोर्ट करने वाली प्रणाली है। इसका महत्व क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और यह लीगल मेट्रोलॉजी प्राधिकरण उद्योग के द्वारा उपयोग के लिए मॉडल विनियमन मानक संबंधी दस्तावेजों को विकसित करता है। 64 देश हैं, इसमें भारत भी सदस्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिकलेटरल। ठीक है, ये क्या है, भारत ने प्रथम यूनिकलेटरल दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह UN महासभा की एक सहायक संस्था। इसका गठन क्या है, व्यापार, इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों में अत्यधिक सामंजस्य लाने, स्थापित करने, उसका एकीकरण करने के लिए किया गया है। इस महासभा द्वारा चुने गए 70 देश शामिल है। इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और इसकी सदस्यता अवधि 2028 तक है। यूनिकलेटरल भारत WTO का हिस्सा नहीं है। WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों का निपटारा करता है। यूनिकलेटरल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में निजी भागीदारों पर लागू कानूनों समेत मामलों को देखता है या दो देशों के मध्य विवादों को नहीं देखता है। L69 समूह क्या है, भारत में एक बैठक में L69 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार की बात की है। L69 सुधार एक समर्थक समूह जिसमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया, एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल होते हैं। इस समूह के देश क्या करते हैं, यूएनएससी में व्यापक सुधार के लिए, बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए जो साझा हित है वो जुड़े हुए भारत का नेतृत्व करता है देश के रूप में, इसमें है इस समूह में। ठीक है, L69 ग्रुपिंग। अब क्या है, 5 आइज अलायंस। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 आइज अलायंस। ये इसको देख लीजिएगा। ये चीज़ें क्या है कि कभी कभी अगर प्री में सवाल आता है ना तो हम लोग सोचते कहाँ से आ गई, ये सब चीज़ें तो यहीं से होती है, इसको कवर करना होता है। USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है 5I
साइलेंस अलायंस। ठीक है, इस साझेदारी के तहत क्या हुआ कि उपयुक्त 5 देशों की खुफिया एजेंसियां जो हैं आपस में सिग्नल, सैन्य और मानव खुफिया जानकारी जो साझा करेंगी, तो यही है 5 आइज अलायंस। ठीक है, अब हम सीधे अब मेरा IR खत्म हो गया, अब हम आते हैं अपने अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स से पहले क्या करते हैं हम लोग, चूँकि इससे कंटेंट लंबे होते हैं तो हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने न्यूज एंड शॉर्ट्स वाले सेक्शंस में। इससे क्या होगा, न्यूज एंड शॉर्ट्स कंप्लीट कर लेंगे प्री के लिए। अब इसके बाद मेंस वाला चीज़ें हम लोग आराम से करते रहेंगे। इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ मेंस से सीधे सीधे सवाल बनने की पूरी संभावना है। बहुत सारी चीज़ें सीधे टॉपिक से दबाई है, एकदम क्या बोलते हैं जो आपका मेंस का सिलेबस है। तो देखिए, कृषि का डिजिटलीकरण सीधा मेंस का सवाल है ये, और ये सिलेबस में भी दिया हुआ है, सीधे सीधे टॉपिक दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NIP। ठीक है, तो NLP, तो ये भी क्या आएगा आपका, इंडियन वाटरवे। सीधे सीधे आपका एकदम GS3 का जो सिलेबस है उसी से सीधे मैच किया, तो इसको मैं अच्छे से कराऊंगा। तो अभी ये आते हैं हम लोग, हाँ, न्यूज एंड शॉर्ट्स पे। G20 सतत वित्त कार्य समूह। ठीक है, इसकी क्या है, 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब इसमें क्या हुआ, इसका लक्ष्य क्या है, G20 SFWG का लक्ष्य क्या है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जो सस्टेनेबल फाइनेंस जुटाना है। कौन कौन सी जो के लिए, वैश्विक समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने, हरित, अधिक लचील और समावेशी समाज व अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि G20 की बात आ गई है, तो यहाँ पे ये सवाल बन सकता है। इसके केंद्र में क्या है, G20 संधारणी वित्त रोड मैप। इस रोड मैप को 2021 में अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, भारत की अध्यक्षता वाले G20 के सम्मेलन के दौरान SFWG ने कई चुनौतियों की पहचान की है और विविध क्षेत्रों पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब आता है कि क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जलवायु वित्त पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना। चुनौतियां क्या हैं, स्पष्ट और पूर्वानुमान वाली सार्वजनिक जलवायु नीति व विनियामकीय फ्रेमवर्क का अभाव, निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं या व्यवहार्य परियोजनाओं की कमी के कारण जलवायु संबंधी निवेश के लिए पूंजी प्रवाह में बाधा आती है। सिफारिशें करना क्या है, जलवायु से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए अनुकूल नीति और विनियामक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB, विकास वित्त संस्थानों आदि के लिए क्या है कि इनको साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निवेशकों को समझ जोखिम को कम करने के लिए जलवायु संबंधी परियोजनाओं में सक्रिय जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आता है कि हरित कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को तेजी से विकास और उपयोग। ठीक है, अभी इसमें हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है। इसकी चुनौती ये है कि जलवायु प्रौद्योगिकी एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर्स के बीच में क्या है, सीमित डेटा और एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, और घरेलू नीति और विनियामक परिवेश असमान और अनिश्चित है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, सरकारों को कार्बन तटस्थता और जलवायु अनुकूलन की दिशा में अपने दीर्घकालीन नीतिगत रुख को स्पष्ट करना चाहिए। कारपोरेट निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ एक आता है ऑफशोर बजटिंग बोरोविंग्स, ऑफशोर बोरोविंग्स, बजट बोरोविंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अब ये ऑफ बजट बोरोविंग, ये OBBs होते क्या हैं, इसको पहले समझ लीजिए। क्या होता है कि जो ऐसे उधार होते हैं ना जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता, बजट में उल्लेख नहीं होता है एकदम। ठीक, अब क्या होता है, मतलब अब भले ही जिसको बजट में उल्लेख नहीं होता, पर इसके जो पेमेंट हम दोबारा पुनर्भुगतान करेंगे तो उसके लिए हम बजटीय संसाधन का उपयोग करेंगे। पर क्या है कि इसका उल्लेख नहीं होता, तो सरकार क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य करना हो, ठीक है, तो वो बजटेतर उधार नहीं लेती है प्रत्यक्ष रूप से। वो क्या करेगी, किसी संस्थान को बोल देगी। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के दिया गया खाद सब्सिडी बिल है, ठीक है, उसको भुगतान करना है, तो FCI द्वारा उधार होगा, उसी से वो सरकार भुगतान कर देगी। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसी को बोलते हैं ऑफ बजट बोरोविंग। तो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत में सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की। ठीक, अब इसका उल्लेख क्या होता है, उन उधारियों से होता है जिसका बजट में उल्लेख नहीं होता, तब भले उसके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता हो। इस प्रकार क्या है, राजकोषीय निहितार्थों के बावजूद बजटेतर उधार क्या है, राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं होता है। अब सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है, यानी ऑफ बजट जो बोरोइंग है वो नहीं लेती है, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। ठीक, अब इसके पीछे कारण क्या होता है उधार लेने का, तो उसके पीछे ये कारण ये होता है कि FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंध मैनेजमेंट अधिनियम के तहत क्या है, राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को दरकिनार करना। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत ऐसी उधार लेने की सीमा से बचना। अब इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है, 293(3) के अनुसार ये है कि यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है
या ऐसे ऋण है जहां केंद्र सरकार जो है गारंटर के रूप में है, तो उस स्थिति में क्या है कि राज्यों को जो नए ऋण प्राप्त करने की जो केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या फिर केंद्रीय अनुदान में देरी हो, या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचने के लिए इस प्रकार के उधार होते हैं। तो ये तरीके किस तरह से राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस बॉन्ड, घरेलू या विदेशी बाजार से उधार लेना, ये सारे तरीके होते हैं। इस तरह से ऑफ बजट बोरोइंग की जाती है। इसके अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अदृश्य देनदारी बन जाती है, मतलब देने का जो दायित्व होता है वो सरकार में आता है, या फिर ये सरकार के ऋण के जाल का कारण बन सकती है। इससे जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर इसकी जाँच होती भी नहीं है। तो ये हो गया। अब आ गया आपका RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन सूचकांक जो है ये मतलब उसको जारी करते दर्शाता है। तो इसमें क्या है कि इसने बताया है कि सभी क्षेत्रों में समृद्धि को दर्शाया है, समृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। तो RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2023 के लिए कितना है? 60.1% है, क्योंकि 2022 में क्या था? 56% था। तो यह सूचकांक क्या करता है? विदेशी बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक तथा साथ साथ पेंशन क्षेत्र के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके विवरण को भी शामिल करके पूरे देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 1 और 100 के बीच के प्रतिशत के रूप में वित्तीय समावेशन की गणना करता है। अगर 0 होगा तो पूर्ण वित्तीय बहिष्करण और 100 होगा तो पूर्ण वित्तीय समावेशन। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताया। अब इसका कोई भी क्या है आधार वर्ष नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी यही टारगेट करेगा। यूपीएससी प्री में सवाल यही टारगेट करेगा कि कोई भी आधार वर्ष नहीं है, यही चीज़ बताएगा वो। ध्यान देना है आपको, ठीक है। और RBI जारी करता है। ये क्या करता है? 97 जो संकेतक है उसको ट्रैक करता है और इसे 3 उप सूचकांकों में विभाजित करता है। पहुँच, फिर उपयोग और फिर समानता। 35% उपयोग, 45%, समानता 20%। अब वित्तीय समावेशन क्या होती है? वित्तीय समावेशन यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है कि जो सभी व्यक्ति और हाशिए पर रहने वाली आबादी को क्या हो? सस्ती व उचित वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुँचे, उसे पहुँच हो। इसका महत्व क्या है? आर्थिक और साधारणीय समृद्धि को बढ़ावा देना, समाज में गरीबी और समानता को कम करने में मदद करना, समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त करना, इनोवेशन को प्रेरित करना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आती हैं। अब इस वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी पहले की गई हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टैंड अप योजना, भारतीय प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और RBI की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति। तो वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग शाखाओं, ATM जैसी बुनियादी संरचना का पर्याप्त विकास नहीं होना, वित्तीय निरक्षरता, फॉर्म भरने जैसी प्रक्रियात्मक जटिलताओं की विद्यमानता, और जो हिडन चार्जेस होते हैं उसने क्या है? हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक प्रणाली से बाहर कर दिया है। ये सारी चुनौतियां हैं मेंस के लिए, आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। अब आता है घरेलू वित्तीय बचत, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या है? RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारतीय परिवारों की जो घरेलू बचत है 5.1% रही है। यह क्या है? ये 1 दशक के सबसे निचले स्तर पे है। इसमें कुल वित्तीय परिसंपत्तियों में कुल वित्तीय देनदारी को घटा करके परिवार द्वारा बचत प्राप्त की जाती है। ठीक, देनदारियों में बैंकों, NBFC से लिए गए ऋण सहित अन्य देनदारियाँ शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशि, जीवन बीमा, भविष्य निधि, मुद्रा और अन्य निवेश शामिल होते हैं। परिवार द्वारा बचत का क्या महत्व होता है? राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रमुख साधनों में एक है। निवेश के लिए पूंजी प्राप्त होती है, समृद्धि के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करती है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, MPT। इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? भारतीय वित्तीय बाजारों में मौद्रिक नीति का संचरण क्या है? वो असमान रहा है। ठीक, तो मौद्रिक नीति का असमान संचरण से क्या है? यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है? मुद्रास्फीति और समृद्धि के अंतिम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की नीतिगत कार्रवाई प्रसारित की जाती है। ठीक, मौद्रिक नीति में परिवर्तन क्या है? अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। साथ ही ब्याज दरें क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं। इसलिए दर का जो परिवर्तन है तत्कालीन संचरण होना चाहिए उसका। ठीक, त्वरित संचरण से क्या होता है? केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। अब संचरण में सुधार के लिए क्या करता है? RBI ने 2016 में निधि आधारित उधार की जो सीमांत लागत है, MCLR प्रणाली है, उसकी शुरुआत की थी। यदि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति में बदलाव के साथ सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता तो MTP को असमान संरक्षण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेपो रेट में 1% की वृद्धि के परिणामस्वरूप 10 वर्षीय
ट्रिपल ए कॉरपोरेट बॉन्ड प्रसार में केवल 2 से 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिखाता है कि असमान संचरण है ये चीज़ें। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में संचरण में असमानता कारण क्या होते हैं, तो अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा के कारण जो जमा राशि की उच्च औसत लागत और उच्चतम ब्याज दर, ठीक, एनपीएज हैं जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक, और ग्राहकों को आकर्षित और सेवा करने की उच्चतर लागत, बकाया वसूली में प्रक्रियात्मक बाधाएं और ब्याज रहित परिचालनात्मक व्यय मानी ऑपरेटिंग जो खर्च आता है वो चीज़ें, और सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण लेना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मौद्रिक नीति को कहीं ना कहीं एक प्रकार से विफल बनाती है। यानी कुल मिलाकर के इसके कहने का सेंस ये है कि मौद्रिक नीति जो है किस प्रकार से, जब मान लीजिए कि आरबीआई जब लागू करता है किसी मौद्रिक नीति को, तो कितना त्वरित रूप से ये प्रभाव डालती है, उसको ये कम करने की जो चीज़ होती है ना, उसी को मौद्रिक नीति संचरण बोलते हैं। उसका मतलब जितना वो फ्लो होकर के लागू हो जाएगी जल्दी से जल्दी, तो वो चीज़ें प्रभावी होंगी, पर जितना ही देरी होगी वो निष्प्रभावी हो जाएगी। इसी बात को दर्शा रहा है जो असमानता है, इसी कारण के। ठीक है, अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाम वाली क्लास में आज जितना भी ये न्यूज एंड शॉर्ट्स है, इसका आपका इकोनॉमिक्स का न्यूज एंड शॉर्ट्स, इसको कंप्लीट करा देंगे शाम वाली क्लास में। इसके बाद से कल शाम को क्लास जरूर देखिएगा, शाम को क्लास में अपलोड करूँगा, इसमें सारा न्यूज एंड शॉर्ट्स इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद से कल से हम लोग मेंस का भी 2 दिन, कल ही हम लोग, कल या परसों में इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट पर जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।